Okay, so going ahead to the next topic. So in the last session, what we have done is last session में just a quick recap. हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन स्टार्ट किया था. सबसे पहले हमने बेसिक्स ऑफ अ इलेक्ट्रिकल सर्किट देखा. जंक्शन क्या है, नेटवर्क क्या है, ब्रांच क्या है, लूप क्या है, so on so forth. Then we saw Kirchhoff's first law or current law or junction law. In that case, you remember total current entering the junction is equal to total current leaving the junction. Sign convention आपको पता है. Current moving towards junction is taken to be positive and moving away is taken to be negative. And then we saw what is Kirchhoff's second law, voltage law या फिर loop law. इसको KVL भी बोलते हैं in short, Kirchhoff's voltage law को. It is applicable to electrical network. यहाँ पे भी दो साइन कन्वेंशंस थे. When you are tracing a circuit, if you are tracing the circuit in the direction of current, then the drop of potential is taken to be negative. If you are tracing in the direction opposite to that of current, the drop of potential is taken to be positive. Number two, when you are tracing a cell, if you are tracing a cell from its negative terminal to positive, then EMF is taken to be positive, otherwise negative. फिर हमने उसका एप्लीकेशन देखा था किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ का. व्हीटस्टोन्स नेटवर्क पे हमने अप्लाई किया. तो सबसे पहले व्हीटस्टोन नेटवर्क, यू शुड रिमेंबर यू हैव four resistances. I will not say unknown. 4 resistances, out of which one is unknown. Okay, and they are arranged in the form of quadrilateral. So diagonally opposite points, two diagonally opposite points are connected to a battery and a key. और जो दो पॉइंट है, बचे हुए दो पॉइंट, उसके अक्रॉस आपने कनेक्ट किया है गैल्वेनोमीटर. देन यू हैव टू लूप्स हियर, ए बी जी डी ए और एक बी सी डी जी बी. इन दोनों लूप पे आप किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करोगे अंडर द कंडीशन कि बी और डी आर एट सेम पोटेंशियल. सेम पोटेंशियल है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, मतलब करंट विल नॉट फ्लो, मतलब गैल्वेनोमीटर विल ऑलवेज शो यू जीरो रीडिंग. So then, by applying KVL for both the loops, you have obtained two conditions. एक था I1 R1 equal to I2 R3. एक था I1 R2 equal to I2 R4. फिर हमने दोनों को डिवाइड कर दिया था, I1 R1 I2 R3 and I1 R2 I2 R4. इसको डिवाइड कर दिया तो you get R1 by R2 equal to R3 by R4. This is called as balancing condition of a Wheatstone's network. फिर हमने देखा something called as Wheatstone's meter bridge. And in case of Wheatstone's meter bridge, what you have is आपके पास दो L-shaped copper strips है, एक straight copper strip है, right? And then you have a source of EMF E here, battery. Then you have a key K, and then you have a rheostat RH over here. तो A से C इन दो पॉइंट्स में वी टेक 1 मीटर लॉन्ग वायर, मतलब 100 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर. उसके बाद हमने क्या किया था, A और B के बीच में आपको जो अननोन रेजिस्टेंस चाहिए था वो लगा दिया, B और C में एक वेरिएबल रेजिस्टर लगा दिया. तो B पॉइंट से एक गैल्वेनोमीटर निकाला एंड गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा एंड है इट इज कनेक्टेड विद जॉकी पॉइंटर. फिर आप इसको व्हीटस्टोन नेटवर्क से अगर कंपेयर करोगे तो A और B के बीच में रेजिस्टेंस को क्या बोला है R1, B और C में क्या बोला है R2. तो B और C में जो ये वेरिएबल रेजिस्टर था दैट बिकम्स R2. सिमिलरली व्हाट यू विल डू इज, ये जो जॉकी है गैल्वेनोमीटर का, इसको आप अलग अलग पॉइंट पे टच करके एक जीरो पॉइंट नल पॉइंट लाओगे. नल पॉइंट मतलब गैल्वेनोमीटर में करंट होना चाहिए जीरो. फिर ये जो वायर है कहां से A से लेके D पॉइंट तक, इस वायर के सेक्शन का जितना भी रेजिस्टेंस होगा दैट विल बिकम R3. क्यों R3? क्योंकि A और D के बीच में रेजिस्टेंस है R3, C और D के बीच में है R4, करेक्ट. देन एज यू नो हमें तो लेंथ पता है AD का कितना Lx, हमको चाहिए रेजिस्टेंस तो सिग्मा Lx, वेयर सिग्मा इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ. तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ गिव्स यू रेजिस्टेंस. तो आपको AD सेक्शन का रेजिस्टेंस मिल गया सिग्मा Lx.
आपको डीसी सेक्शन का रेजिस्टेंस, और डीसी सेक्शन का रेजिस्टेंस होता है R4, ये आपको मिल गया सिग्मा 100 माइनस LX। तो अब आपके पास R1 है विच इज X, R2 है विच इज R, R3 है विच इज सिग्मा LX, R4 है विच इज सिग्मा 100 माइनस LX। फिर क्योंकि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में करंट क्या था, 0 था, मतलब नेटवर्क क्या था, बैलेंस था, तो डिवाइड कर लो, क्योंकि बैलेंसिंग कंडीशन है, तो R1 by R2 इक्वल टू R3 by R4, सब्स्टिट्यूट एंड यू गेट X by R इक्वल टू LX by 100 माइनस LX। तो यहां से आपको अननोन रेजिस्टेंस X मिल सकता है। Then next what we did was we started with potentiometer. Potentiometer is just a very long straight wire, 2 meter to 10 meter long, which works on the principle of drop of potential is proportional to length of the section of the wire. Then हमने देखा important part is potentiometer के केस में important part is its applications. तो where you can use to find out, जैसे Wheatstone's network can be used to find out unknown resistance, वैसे ही potentiometer can be used to find out unknown EMF। तो unknown EMF फाइंड करना है, इसका पहला एप्लीकेशन है। और टू फाइंड आउट अननोन EMF इसमें दो मेथड्स है, एक है बाय इंडिविजुअल सेल मेथड, या फिर इसको बोलते हो डायरेक्ट मेथड। इसमें आप दो सेल को पैरेलल में कनेक्ट करते हो और उसका बेसिकली one point is connected to A, where A is connected to positive terminal of the external battery, and दूसरा point they are connected to galvanometer, and galvanometer को क्या कनेक्ट किया है, जॉकी। गुड, so this is what you need to know at the first place। और दोनों के दोनों सेल्स जो है they are basically connected, दोनों के दोनों सेल they are connected via a की। क्यों? क्योंकि आपको एक सेल को सर्किट में एट ए टाइम रखना है और एक को नहीं रखना है। तो इसका वर्किंग अगर आपको याद होगा तो बहुत सिंपल सा केस था, पहले आप K1 की को क्लोज करोगे, K2 को ओपन करोगे, मतलब K2 को ओपन करना मतलब A2 सर्किट से बाहर। फिर आप एक नल पॉइंट ढूंढोगे, मतलब गैल्वेनोमीटर को जो जॉकी कनेक्ट करके रखा है, बाय टचिंग द जॉकी एट वेरियस पॉइंट्स ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर यू विल फाइंड आउट a point such that Ig is 0. This point will be called as null point. The length will be named as, let us say, L1, कुछ तो नाम दे देंगे इसको L1। अब जब गैल्वेनोमीटर से करंट पास ही नहीं हुआ, मतलब EMF E1 यूज ही नहीं हुआ, तो कहां अपीयर होगा, अक्रॉस AP। गुड, तो यू विल गेट दिस कंडीशन E1 is proportional to L1। सिमिलरली अब आप क्या करोगे, K1 को ओपन करोगे, K2 को क्लोज करोगे, then again we'll repeat the same process of finding out a null point, and at null point you say that since current through galvanometer is 0, which means A2 is connected but A2 का एनर्जी यूज नहीं हो रहा है to circulate current, मतलब all this E2 should appear across AP dash, but AP dash का लेंथ क्या है, L2, so E2 is proportional to L2। डिवाइड कर दिया, A1 by A2 equal to L1 by L2। then the next method is sum and difference, या फिर कॉम्बिनेशन मेथड, या फिर असिस्टेंट अपोज मेथड। तो इसमें आप क्या करते हो, इसमें से ऊपर का स्ट्रक्चर चेंज होता है और आपके पास इंस्टेड ऑफ you have 4 keys in the form of quadrilateral, two keys will be open at a given time and 2 will be closed। तो आप सबसे पहले as you can see A और B को आप क्लोज करोगे, C और D को ओपन करोगे। अगर A और B क्लोज्ड है मतलब E1 का नेगेटिव ये E2 के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, E1 का नेगेटिव E2 के पॉजिटिव के साथ। क्यों? क्योंकि ये मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया था और इसको भी मैंने कर दिया था ओपन। तो कौन कनेक्टेड है, E1 का नेगेटिव किसको, E2 के पॉजिटिव को। तो नेगेटिव कनेक्टेड टू पॉजिटिव इज सेड टू बी हेल्पिंग, असिस्टिंग, सम, एडिशन, एंड देन अगेन करंट विल फ्लो थ्रू गैल्वेनोमीटर। फिर आप एक नल डिफ्लेक्शन पॉइंट ढूंढोगे सच दैट देयर इज नो करंट इन द गैल्वेनोमीटर। देन उस केस में अगर गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं है तो टोटल EMF, टोटल कितना, E1 प्लस E2 कहां अपीयर होगा, अक्रॉस AP। तो E1 प्लस E2 इज प्रोपोर्शनल टू
L1 क्योंकि लेंथ ऑफ AP वाज L1. देन व्हाट विल यू डू? फिर आप ऐसा करोगे, इसको क्लोज करोगे. किसको क्लोज करोगे? C और D को. ओपन किसको करोगे? A और B को. And in this case you will see that negative of E1 is connected to negative of E2, right? मतलब E2 is opposing E1, मतलब E1 minus E2 ऐसा आएगा. और of course यहाँ पे जब आपने C और D को क्लोज रखा है, A और B को ओपन रखा है, तो वापस से आपने एक नल डिफ्लेक्शन पॉइंट ढूंढा. उस केस में A से P ये जो लेंथ है वायर का, कितना लेंथ है? A से P डैश. A से P डैश जो लेंथ है वायर का, दैट इज कॉल्ड एज L2, राइट? तो क्योंकि यहाँ पे ये भी नल डिफ्लेक्शन है, मतलब गैल्वेनोमीटर में करंट 0 है, तो E1 माइनस E2 इज प्रोपोर्शनल टू L2. तो दोनों को डिवाइड कर दोगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो यू विल गेट E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इक्वल टू L1 बाय L2. बाय कंपोनेंट डिविडेंडो यू विल गेट E1 by E2 इक्वल टू L1 plus L2 अपॉन L1 minus L2. गुड. अब इसके आगे इट्स लाइक इंडियन टीवी सीरियल्स. अब इसके आगे तो देखते हैं अब इसके आगे क्या. अब इसके आगे थर्ड एप्लीकेशन है. तो थर्ड एप्लीकेशन इज टू फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल. तो टू फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, तो मैंने आपको जैसे बताया, चेंज जो है ना सिर्फ ऊपर ही हो रहा है. ओनली चेंज इज ऑकरिंग हियर इन दिस केस. बाकी सब सेम रहेगा, बाकी सब कुछ सेम है. चेंज इज हियर, राइट? तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं वो समझ लो. देन third application to find out internal resistance, to find out internal resistance R, small r of a cell. सबसे पहले समझ लो कि what you do in this case is, आप यहां से इस की को हटाओ, remove this key from here, take it there. और यहाँ पे एज यू नो किसी भी सेल का खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है. तो यू हैव R एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल विथ EMF E1. E1 क्यों नहीं बोलना है, मत बोलो E1, कोई फर्क नहीं पड़ता. पर यहाँ पे E यूज किया तो उसको E1 बोल रहा हूँ, कंफ्यूजन नहीं होने के लिए. यहाँ पे आपके पास एक एक्सटर्नल रेजिस्टर है R, राइट? हमारा टास्क है टू फाइंड आउट स्मॉल r. गुड. तो सबसे पहले व्हाट विल यू डू इज यू विल कीप K1 open. When you keep K1 open, it means that current will flow through E1 galvanometer, right? And then you will find out a null point. तो इसके बाद आप एक null point find करोगे. So you have to find out a null point. null point मिल गया. null point मिल गया मतलब E1 सर्किट में तो है, कैपिटल R नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ से की को ओपन रखा है. इसको K1 बोल दो. क्या है, यहाँ पे भी एक की था ना, यस, इसको K1 बोल देते हैं. बट E1 सर्किट में है, लेकिन उसका EMF यूज नहीं हो रहा. तो ये लेंथ है वायर का A से P तक, इसको हम नाम दे देंगे L1. तो लेंथ फ्रॉम A टू P इज नथिंग बट L1. और क्योंकि बिकॉज you have zero deflection, which means energy of E1 is not being used. मतलब E1 will appear across AP. So E1 is proportional to L1. यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब बुक टू बुक लिखने का तरीका चेंज हो सकता है, बट इट्स ओके. तो यू शुड नो E1 is proportional to L1. आप ऐसा भी लिख सकते हो, इस E1 को VAP भी लिख सकते हैं, क्योंकि V
AP मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड P, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड P कितना होगा, P1 जितना ही होगा. दिस इज हाउ यू कैन राइट डाउन. तो नोटेशंस आई विल जस्ट फॉलो योर बुक्स नोटेशन. अब केस टू में आप क्या करोगे, आप सिर्फ यहाँ पे इस K1 की को क्लोज कर दोगे. अब जब आपने K1 को क्लोज कर दिया मतलब एक्सटर्नल रजिस्टर R ये सर्किट में आ गया, ये सर्किट में आ गया, तो अब वापस से नल पॉइंट ढूंढना पड़ेगा. तो नया नल पॉइंट मिल गया हमको P डैश. तो लेंथ AP डैश इज इक्वल टू L2. लेकिन दिस टाइम ये जो E1 है इसका जो EMF है ये यूज हो रहा है. क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि आपने जैसे ही की को क्लोज कर दिया गैल्वेनोमीटर से करंट तो जीरो था, लेकिन इस लूप में तो करंट सर्कुलेट हो ही रहा है ना अब, क्योंकि एक क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ बन गया. तो whenever you have a closed conducting path and if you have a battery मतलब EMF cell connected to it, you will have current. तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा, इस लूप में करंट फ्लो होगा. मतलब नाउ डेफिनेटली EMF is being used to circulate current in the loop. और here onwards remember one thing, loop ये वर्ड जैसे भी सुनोगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ KVL अप्लाई करना है, ऐसे नहीं भी करोगे तो बेसिक्स पता होना चाहिए. बेसिक क्या है, V इक्वल टू आई आर. V की जगह पे क्या है E1, R कितना है कैपिटल R प्लस स्मॉल r, क्योंकि लूप में जब दो रेजिस्टेंस होते हैं ना तो वो सीरीज में होते हैं. तो इफ यू अप्लाई यू विल गेट फ्रॉम, अप्लाई कर लो, करना होगा तो नो इश्यूज, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो इफ यू आर गुड इनफ. तो E1 इक्वल टू आई आर प्लस कैपिटल R, ऐसा भी लिख सकते हो. तो दिस इज प्योरली डिपेंडेंट ऑन यू कि आपको किरचॉफ लूप लॉ लगाना, लगा के देखो वही मिलेगा ना. और इसमें किरचॉफ लूप लॉ, डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग, कहां से कहां जाना है तुमको, क्लॉकवाइज जाना है क्लॉकवाइज जाते हैं. तो इस पोर्शन में नो पोटेंशियल ड्रॉप क्योंकि रेजिस्टेंस है नहीं, इस पोर्शन में पोटेंशियल ड्रॉप इज माइनस आई आर. इसमें नो पोटेंशियल ड्रॉप, इस पोर्शन में पोटेंशियल ड्रॉप आएगा माइनस I small r. And as far as battery cell is concerned, we are jumping from negative to positive. तो plus E1, तो उसको equal to 0. तो E1 क्या आएगा, E1 क्या आएगा IR plus IR, I कॉमन निकाल लो. तो वही तो मैंने बताया, the same thing I told you. तो you should be strong enough, डायरेक्टली लिख सकते हो I small r plus capital R. This you can do only if your basics are clear. Good यहाँ तक clear? But what do you know? According to Ohm's law, potential drop across external resistance is V equal to IR. अब ऐसा क्यों लिया है हमने, ऐसा इसलिए लिया है क्योंकि एक स्टेप हमको बैकवर्ड जाना पड़ेगा समझने के लिए. जब ये की ओपन था तो R कौन सा R, कैपिटल R सर्किट में था क्या, नहीं. गुड, आपने क्या ढूंढा, नल पॉइंट. P आ गया नल पॉइंट, उसके लेंथ को क्या बोल दिया आपने L1. जब आपने की को क्लोज किया कैपिटल R सर्किट में आया, गुड. फिर वापस से आपने क्या किया, नल पॉइंट ढूंढा, उसको क्या बोला P डैश, और लेंथ AP डैश क्या लिया L2. सही है. लेकिन उस केस में अगर आप A और P डैश के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हो तो E1 तो नहीं मिलने वाला. अब क्यों नहीं मिलने वाला, करंट सर्कुलेट हो रहा है, करंट सर्कुलेट हो रहा है मतलब E1 का एनर्जी यूज हो रहा है. तो पूरा कैसे मिलेगा, नहीं. ये इसलिए नहीं होता है ना, समझ में इसलिए नहीं आता बिकॉज बेसिक्स. इफ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, नहीं पता कोई बात नहीं, अब पता कर लो. हमारे पास एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और एक सेल है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, राइट. तो व्हाट आई एम सेइंग इज दिस,
हमारे पास एक सेल है, सेल सेल आप लाते हो 10 रुपए का सेल, वही सेल है ये। ओके गुड, हाँ वही सेल है, डजंट मैटर, बट यू शुड नो दिस सेल, इस सेल में व्हाट यू हैव इज, आपके पास इस सेल में क्या है पहले वो समझ लो। ऐसा है ना, आप समझ लेना, ये डजंट मैटर रियली, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। गुड, तो ये है आपके पास सेल, इस सेल का है इंटरनल रेजिस्टेंस। क्यों इंटरनल? बिकॉज सेल इज मेड अप ऑफ सम मटेरियल, उसका खुद का रेजिस्टेंस होगा। फिर हमने एक सर्किट ले लिया और यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आर, ये है इंटरनल स्मॉल आर, राइट। सेल क्या करता है? चार्जेस प्रोवाइड करता है, मतलब चार्जेस को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो मान लो मेरे पास एक चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, और चार्ज कहां से निकलेगा? सेल के अंदर से निकलेगा ऑब्वियसली। तो पहले उसको सेल के बाहर आने के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करना पड़ेगा, एनर्जी स्पेंड होगा। फिर उसको ये पूरा सर्किट कंप्लीट करने के लिए और एक रेजिस्टेंस को ओवरकम करना पड़ेगा, मतलब एनर्जी स्पेंड होगा। तो एनर्जी इज स्पेंट इन टू डिफरेंट वेज टू ओवरकम इंटरनल रेजिस्टेंस, टू ओवरकम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इसको आप बोलते हो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। So electromotive force is defined as the energy required to circulate unit positive charge once round complete circuit. Once round, once, twice नहीं, once round complete circuit. Complete बोला मतलब internal भी overcome किया और external भी किया. The energy spent in overcoming only external resistor is called as terminal potential difference. तो जब आप EMF बोलते हो ना, तो एनर्जी स्पेंड फॉर बोथ द थिंग्स, टू ओवरकम इंटरनल एंड टू ओवरकम एक्सटर्नल। उसको आप डिनोट करते हो E से। जब आप बोलते हो एनर्जी स्पेंड इन ओवरकमिंग ओनली एक्सटर्नल, उसको हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों टर्मिनल? क्योंकि एक टर्मिनल से दूसरा टर्मिनल चार्ज गया, दैट्स व्हाई टर्मिनल। पूरा लूप कंप्लीट किया क्या उसने? नहीं, इट इज गोइंग फ्रॉम वन टर्मिनल, कौन सा? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का टर्मिनल, टू अनदर टर्मिनल, किसका? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का टर्मिनल, दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपको समझ में आएगा कि मैं यहाँ क्या बोल रहा था। मैं यहाँ पे ये बोल रहा था कि जब हमने की निकाल लिया तो कैपिटल आर सर्किट में है क्या? नहीं। फिर आपने नल पॉइंट ढूंढा, पी पॉइंट मिल गया। अब जब कैपिटल आर सर्किट में है ही नहीं, तो एपी के अक्रॉस में अगर मेजर करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? E1 EMF। अब मैंने की को क्लोज कर दिया, फिर नया नल पॉइंट ढूंढा, P डैश। लेकिन ठीक है, इसका लेंथ L2 ले लिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? अब R क्या है? सर्किट में है। तो इवन दो गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं पास हुआ, लेकिन लूप के अंदर तो करंट सर्कुलेट हुआ, राइट। मतलब एनर्जी स्पेंड इन ओवरकमिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, उसको क्या बोलते हो? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। वेरी गुड। तो उस केस में एक स्टेप यहां पे लिखना था आपको, दैट इज V AP डैश, दैट इज इक्वल टू V। मैंने बताया V मतलब टर्मिनल PD, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। EMF इज डिनोटेड बाय E इज प्रोपोर्शनल टू L2। क्लियर है तक? तो एक्सटर्नल रजिस्टर जब रहेगा तो लिखोगे V, और एक्सटर्नल रजिस्टर जब था सर्किट में तो बैलेंसिंग लेंथ कितना था? AP डैश, उसको क्या बोला है? L2। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू L2। इन दोनों को डिवाइड कर दो। तो इफ यू डिवाइड E1 by V, E1 by V, what is E1 by V? L1 by L2। गुड, क्लियर यहां तक? इक्वेशन 3 तक समझा है क्या? यस, गुड। फिर ये इक्वेशन 4 कहां से आया था? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। कहां अप्लाई किया?
उस लूप पे अप्लाई किया। इक्वेशन 5 कहां से आया? और डेफिनेशन है, ओहम्स लॉ का डेफिनेशन है वो, V इक्वल टू आई आर। इक्वेशन 3 में E1 बाई वी है, इक्वेशन 4 में E1 है और 5 में V है, तो डिवाइड कर दो तो क्या है आपको मिलेगा? E1 बाई वी विल बी इक्वल टू आई स्मॉल r प्लस कैपिटल R अपॉन V इज आई आर। कैंसिल एंड कैंसिल, तो आपको मिल गया E1 बाई वी इक्वल टू स्मॉल r प्लस कैपिटल R अपॉन R, इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 6 लेफ्ट हैंड साइड आर सेम, तो राइट हैंड साइड विल आल्सो बी द सेम। तो L1 बाई L2 इक्वल टू R प्लस कैपिटल R बाय कैपिटल R, तो L1 बाई L2 इक्वल टू स्मॉल r बाय कैपिटल R प्लस 1। हमें फाइंड करना है स्मॉल r, डू नॉट फॉरगेट। तो ऐसा करो, L1 बाई L2 माइनस 1 इक्वल टू स्मॉल r बाय कैपिटल R, तो यू हैव स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R से शिफ्ट कर दिया, L1 माइनस L2 बाय L2 हो गया आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला रेडी। L1 L2 मेजरेबल है, कैपिटल R एक्सटर्नल रजिस्टर है, वो हमने ही वहां पे लगाया था, तो हमको उसकी वैल्यू पता होगी, राइट? तो मिल जाएगा स्मॉल r। अब आप बोलोगे स्मॉल r मेजर करने के लिए इतना क्यों मेहनत करनी है? कैसे मेजर कर सकते हो? नहीं कर सकते। अब मेरे पास एक सेल है, इसके अंदर दो है एक्चुअली, मुझे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना है, फिर मैं इसको तोड़ूंगा, ब्रेक करूंगा, फिर मैं मेजर करूंगा, नहीं कर सकते ना डायरेक्टली, तो इनडायरेक्ट मेथड है ये। यू कैन नॉट मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एनी सेल, यू सिंपली कैन नॉट। दिस इज इनडायरेक्ट, सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो टेढ़ा करना पड़ता है। दिस इज व्हाट यू नीड टू नो, क्लियर? Then next topic is converting a moving coil galvanometer into ammeter or into voltmeter. But before we convert a moving coil galvanometer, अब ये जो moving coil galvanometer क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं MCG। ये जो moving coil galvanometer है MCG, remember this is part of next chapter, its working is part of next chapter। किसका? moving coil galvanometer का, chapter number whatever it is, magnetic fields due to electric current, 10th I guess, okay। बट हम क्या करेंगे, हम पहले moving coil galvanometer को यहीं पे कर लेंगे, तो next chapter का ये टॉपिक यहाँ। गुड, देन पहले इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन समझ लो। सबसे पहले what you have is a rigid support, then what you have a phosphor bronze wire, then what you have is a soft iron core। आपके पास एक कोर होता है जिसके ऊपर आप वाइंडिंग करते हो, तो you have something on which you will wind the wire। तो आपके पास वायर को वाइंड करने के लिए you have something, because you cannot suspend wire into air। तो यहाँ पे वायर की वाइंडिंग करने के लिए you need a base, इसको हम बोलते हैं कोर। इसके ऊपर आप वायर की वाइंडिंग करोगे, ऐसा नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, इसके ऊपर वाउंडेड होता है वायर। देन आई विल लिटिल चेंज दिस लिटिल बिट, थोड़ा सा चेंज करूंगा इसको मैं, ऐसा होता है ये। देन यहां से आगे नीचे यू हैव अ हेलिकल स्प्रिंग made of again same material, phosphor bronze, right? अब what we do after this is, इसको हम रखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट का नॉर्थ पोल है और यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट का साउथ पोल है। अब साउथ और नॉर्थ पोल जनरेट कैसे करते हैं को पता होना चाहिए। इफ यू डोंट नो, आई जस्ट टेल यू कि इसके ऊपर भी वाइंडिंग होता है, इसके ऊपर भी वाइंडिंग होता है। एक में करंट आप क्लॉकवाइज सर्कुलेट करते हो, एक में एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेट करते हो, तो आपको पता होना चाहिए व्हेन द करंट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दैट अपीयर्स एज नॉर्थ पोल, एंड व्हेन द करंट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इट अपीयर्स एज साउथ पोल। तो दोनों में से एक नॉर्थ पोल बन जाएगा, एक साउथ पोल बन जाएगा, तो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो यू हैव अ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ।
वेल नॉर्मली एक्चुअली इन रियलिटी यहाँ पे ये रेडियल फील्ड होता है. व्हाट डू मीन बाय रेडियल फील्ड? बेसिक्स पता होना चाहिए. यू शुड नो व्हाट इज रेडियल फील्ड. तो इन रियलिटी रेडियल फील्ड मतलब अ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज गोइंग अवे. तो इन रियलिटी इट इज रेडियल, बट प्रैक्टिकली यू कैन टेक इट टू बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल गोइंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. तो यहाँ पे आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ टू साउथ. रिमेंबर दिस, राइट. और आपने क्या किया, आपने इसके ऊपर एक पॉइंटर लगा दिया है. यू अटैच अ पॉइंटर ओवर हियर. पॉइंटर इज जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ मेजरिंग करंट, क्योंकि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर मेजर्स वेरी स्मॉल करंट्स. करंट मेजर कैसे करेंगे वो भी समझ लेते हैं. यहाँ पे पॉइंटर के नीचे एक स्केल है. होगा क्या, यहां से करंट को इन भेजने का एक रास्ता है, यहां से करंट को आउट निकालने का एक रास्ता है. तो व्हेन यू सेंड करंट इनसाइड यू हैव करंट, एंड आपको पता होना चाहिए व्हेन करंट गोज थ्रू दिस, ऐसा जब करंट जाएगा तो you have current carrying coil inside external magnetic field, and whenever you have current carrying conductor in external magnetic field, magnetic force acts on it. वो हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन पता होना चाहिए. दैट इज बिल साइन थीटा, BIL sin theta, where B is strength of external field, I is current, L is length of the conductor. अब ऐसा करते हैं, इसको हम मान लेते हैं, लेट्स इमेजिन दिस टू बी A. यहां से यहां तक ये है A, और फ्रॉम हियर टू हियर यू हैव B. नाउ व्हाट हैपेंस, अगर आपको याद है और मैं बता रहा हूं, फोर्स इज BIL sin थीटा. इस लूप को नाम दे देते हैं A, B, C एंड D. Look, if you talk about AB part, तो AB part में current is in downward direction, magnetic field is perpendicular, sin 90 is 1. So in this case, there's a force acting, and this force is basically in outward direction. It is in outward direction. ऐसा है, बाहर की तरफ है ये force. Good. Then if you look at part BC, current is from C to B, field is from B to C. Current is from C to B, field is from B to C. Angle is 180. 180. Sine of 180 is 0. Right? So what is the force acting on? What is the force acting on side BC? 0. So इस पे there is absolutely no force. Then if you look C to D, current is up, magnetic field is again perpendicular. जब मैग्नेटिक करंट डाउन था, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर था, आपने एंगल कितना बोला 90. अब ये अप हो गया तो 90 प्लस 180 मतलब 270. तो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट इज 270 डिग्रीज. साइन ऑफ 270 इज -1. तो फोर्स इज -BIL. -BIL फोर्स होने का मतलब है दैट फोर्स इज इनवर्ड्स. एक फोर्स है आउटवर्ड्स, एक फोर्स है इनवर्ड्स. डजंट मैटर, आप उल्टा भी दिखा सकते थे. यू डू नॉट ऑलवेज हैव टू यूज द कन्वेंशन अकॉर्डिंगली. आप ऐसा भी दिखा सकते थे ना, ये फोर्स बाहर है, ये फोर्स अंदर है, चलेगा, क्या फर्क पड़ता है. सिर्फ इतना है कि एक फोर्स बाहर की तरफ है, एक फोर्स अंदर की तरफ है, दैट इज इंपॉर्टेंट. तो AB साइड पे फोर्स है बाहर की तरफ, CD साइड पे फोर्स है अंदर की तरफ, BC पे और AD पे फोर्स नहीं है. तो क्या होगा, रोटेशन. मतलब टॉर्क एक्ट्स ऑन दिस कॉइल एंड देयर इज रोटेशन. तो व्हेन टॉर्क इज एक्टिंग, कॉइल इज रोटेटिंग. कॉइल रोटेट्स तो उसके ऊपर पॉइंटर भी रोटेट. एक पॉइंटर रोटेट्स, नीचे उसके है स्केल विच मेजर्स करंट. तो यू विल गेट वैल्यूज ऑफ
करंट, ये जो टॉर्क है, क्योंकि रोटेशन मतलब टॉर्क, जैसे मोशन मतलब फोर्स वैसे रोटेशन मतलब टॉर्क, तो ये जो टॉर्क है दैट इज कॉल्ड एज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। क्यों? क्योंकि उसने इस पॉइंटर को डिफ्लेक्ट किया, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। और आप नेक्स्ट चैप्टर में सीखोगे कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज गिवन बाय बी आई ए multiplied by number of turns n, where B is magnetic field, I is current, A is area of the coil, जो भी coil आपने लिया है उसका area। तो deflecting torque is N B I A। N is number of turns, B is magnetic field, I is current through the coil, and A is area of the coil, which is A into B, small a into small b, right? ये हो गया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अब सोचो मैंने करंट बंद कर दिया, करंट जब मैंने सर्कुलेट किया ही नहीं था तब ये था जीरो पे, इट वाज शोइंग यू जीरो रीडिंग। फिर हमने करंट सर्कुलेट कर लिया, इट इज शोइंग यू लेट अस से 3 माइक्रो एम्पियर, करेक्ट? क्योंकि डिफ्लेक्ट हुआ ना, कॉइल रोटेट हुआ, कॉइल रोटेट हुआ तो पॉइंटर डिफ्लेक्ट हुआ, पॉइंटर डिफ्लेक्ट हुआ तो जीरो से कहां गया? 3 पे गया। अब करंट बंद कर दिया, क्या होना चाहिए? बैक टू जीरो, द पॉइंटर शुड कम बैक टू जीरो। मतलब ऐसा है कि कॉइल पहले अगर क्लॉकवाइज में रोटेट हुआ होगा तो अभी उसमें क्या होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज में इक्वल अमाउंट से। उसके लिए नीचे का हेलिकल स्प्रिंग हम यूज करते हैं। तो हेलिकल स्प्रिंग क्या करता है, जैसे ही कॉइल क्लॉकवाइज में रोटेट हुआ तो हेलिकल स्प्रिंग एंटी क्लॉकवाइज में ट्विस्ट होता है, उल्टा, है ना? कभी कपड़े को ड्राई करते देखा है? वही है, ऊपर का अगर क्लॉकवाइज तो नीचे का एंटी क्लॉकवाइज। फिर करंट बंद हो गया तो ये नीचे जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो गया था, ट्विस्ट हो गया था, इसमें रिस्टोरिंग टॉर्क होता है। करंट बंद हुआ तो इट स्टार्ट गोइंग बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। मतलब अब ये उल्टी डायरेक्शन में रोटेट होगा तो ऊपर वाला भी उल्टी डायरेक्शन में जाएगा। ऊपर वाला पहले जा रहा था क्लॉकवाइज में, नीचे वाला एंटी क्लॉकवाइज में, अब नीचे वाला क्लॉकवाइज में, ऊपर वाला एंटी क्लॉकवाइज में, एंड बैक टू जीरो। इसको बोलते हैं हम लोग रिस्टोरिंग टॉर्क। तो हेलिकल स्प्रिंग H provides restoring torque, and that ये deflecting torque, and restoring torque should be proportional to angle of deflection. This is angle of deflection, है ना? अगर प्रोपोर्शनल नहीं हुआ तो फिर जीरो पे जाएगा ही नहीं, या तो पॉजिटिव साइड पे रह जाएगा या तो नेगेटिव साइड पे रह जाएगा। सी अंडरस्टैंड, जितना कॉइल रोटेट हुआ उतने एंगल से ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट हुआ, और रिस्टोरिंग टॉर्क जो हेलिकल स्प्रिंग प्रोवाइड कर रहा है वो कितना होना चाहिए? वो एग्जैक्टली उस पॉइंटर को अपनी पोजीशन पे वापस लेके जाना चाहिए। मतलब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क शुड बी प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन थीटा। वही तो लिखा है, रिस्टोरिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। इसको आप ऐसा लिख सकते हो इक्वल टू सी थीटा। अब कुछ बुक्स में के यूज करते तो के थीटा, क्या फर्क पड़ता है? इज द सेम थिंग। इस के को आप बोलते हो ट्विस्ट कांस्टेंट। इन इक्विलिब्रियम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क शुड बी इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज एन बी आई ए, रिस्टोरिंग टॉर्क इज के थीटा, राइट? हो गया। I इक्वल टू के थीटा बाय एन बी ए। के कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, तो I is proportional to theta. Hence, you can measure how much is the current by measuring what is the angle. हम एंगल मेजर करते हैं बेसिकली। क्यों? ये एंगल ही तो बताएगा ना कहां से कहां गया, जीरो से 2 गया कि जीरो से 3 गया। क्लियर? तो यू सी, current you can measure just by measuring the deflection produced in the pointer. Clear? अब प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत सोफिस्टिकेटेड डिवाइस है। क्यों? क्योंकि ये नीचे का हेलिकल स्पेस इज वेरी डेलिकेट, यू कैन नॉट पास लार्ज करंट थ्रू इट। करोगे तो डैमेज हो जाएगा, ये स्प्रिंग टूट जाएगा।
गया, इंस्ट्रूमेंट गया काम से, तो फिर नहीं कर सकते। फिर अब इसका सॉल्यूशन क्या, मुझे लार्ज करंट मेजर करना है, मतलब मुझे एमीटर चाहिए, ये माइक्रो एमीटर है, हमें चाहिए एमीटर। अब एमीटर कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। तो कन्वर्ट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। सबसे पहले इसका सर्किट सिंबल समझ लो। हमने एक सर्किट के अंदर अगर गैल्वेनोमीटर लगाया है, ये हमको दिखाना है, तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ ऐसा करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, यहाँ पे हम जी डाल देंगे, डन। तो दिस इज सर्किट सिंबल। मतलब मुझे अगर ये पूरा डिवाइस दिखाना है तो मैं एक सर्कल में जी ड्रॉ कर दूंगा और उसमें से आपको समझ जाना कि व्हाट इज दिस, दिस इज अ गैल्वेनोमीटर। तो ये पूरा दिखाने की जगह पे हम क्या दिखा रहे हैं, सिर्फ एक सर्कल इनसाइड जी, राइट, जी इनसाइड गैल्वेनोमीटर। नाउ द आइडिया हियर इज, अब ऐसा है यहाँ पे, प्रॉब्लम को कभी भी एड्रेस करो, अगर आपको प्रॉब्लम समझेगा तो सॉल्यूशन मिलेगा। प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम था कि यहाँ पे लार्ज करंट आ रहा है आई, हम इसको पास होने नहीं दे सकते, क्योंकि ये पास हो गया तो गैल्वेनोमीटर गया काम से। हमारे यहाँ पे एक बाईपास रोड है, द आइडिया इज द सेम, क्योंकि पहले रोड होते थे छोटे, सिटी के अंदर से अगर ट्रक सब किसी किसी व्हीकल को सिटी के एक साइड से सिटी के दूसरे साइड में जाना है, उसका सिटी में कोई काम नहीं है, तो फिर वो सब सिटी से आएंगे तो सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्टर्ब होगा अंदर, तो क्या करते थे हम, बाय पास, है ना। तो यहाँ पे भी वही करना है, बाईपास करना है, जो एक्स्ट्रा करंट है उसको बाय पास, और ज्यादा करंट को बाईपास करवाना है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का करंट कैपेसिटी कम है, तो ज्यादा करंट पास होना चाहिए, कहां से, बाईपास से। तो यहाँ पे स्मॉल रेजिस्टेंस डालना पड़ेगा, नहीं तो अगर यहाँ पे आपने लार्ज रेजिस्टेंस डाल दिया तो फिर गए, ओनली स्मॉल करंट विल फ्लो, रेजिस्टेंस जितना ज्यादा करंट उतना कम, तो रेजिस्टेंस को छोटा रखना पड़ेगा। और ये क्या है, पैरेलल में है, इसको बोलते हैं शंट। पैरेलल के लिए एक वर्ड है विच इज कॉल्ड एज शंट। तो टू कन्वर्ट moving coil galvanometer into ammeter, you need to connect a small resistance in parallel, shunt। तो शंट में से करंट जाएगा IS, इसमें जाएगा IG, तो टोटल करंट I इज IS प्लस IG, इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है तो पोटेंशियल ड्रॉप इज सेम, क्योंकि आपके पास 2, 3, 4, 5, 10, 2000 कितने भी हो, सबके सब कंपोनेंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होता है सेम। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस शंट। व्हाट इज V अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, IR। तो G में से कितना करंट है, IG, और कैपिटल G इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, equal to IS into S. You are supposed to find out 2-3 parameters, 2-3 formulas here. Formula number 1, you are supposed to find out what is shunt resistance, S, correct? Formula number 2, you are supposed to find out what is the formula for IG. Number 3, you are supposed to find out what is IS. तो ये 2-3 चीजें आपको फाइंड करनी है। तो one by one you have to start with any one. Let us say you are supposed to find out what is S. लेकिन wait a minute, IS is the current through shunt which is not measurable, क्योंकि मेजर तो गैल्वेनोमीटर करेगा ना, वो वहां पे लगाएगा कुछ आपने मेजरिंग डिवाइस नहीं, तो क्या मेजर, कौन मेजर करेगा करंट, गैल्वेनोमीटर। IS तो पता नहीं है, फिर IS पता नहीं तो क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से लिखोगे IS is I minus IG, तो IG into G equal to I minus IG into S. Good, right? Then you wanted to find out what is shunt, S. तो इसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा आपको, IG भी फाइंड करना है, S भी फाइंड करना है, सब यहीं से होगा। करो पहले IG फाइंड कर लो, ओके नो प्रॉब्लम। IG into G, IS minus IGS,
शिफ्ट IgG प्लस IgS इक्वल टू IS, Ig कॉमन G प्लस S IS, तो Ig इक्वल टू IS अपॉन G प्लस S हो गया, फॉर्मूला रेडी। गुड, ये नोट्स में दिया होगा मैंने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नोटेशन तो वही यूज कर रहा हूं मैं, तो यही है, दिस इज द सेम थिंग दैट यू गेट, Ig इक्वल टू समथिंग समथिंग, यस, गुड, तो दिस इज व्हाट यू विल गेट, आना चाहिए, फाइन है क्या ऐसा इक्वेशन? नहीं ऐसा कैसा नहीं होगा, होगा ही है, दिस इज व्हाट यू विल गेट। देन ऑर्डरिंग हियर एंड देयर इज ओके, पहले कुछ लिखा बाद में कुछ लिखा, पहले मैंने शायद एस का फॉर्मूला फाइंड किया होगा, ये ठीक है ना, एस का फॉर्मूला व्हाट बिग डील, ठीक है, एस का फॉर्मूला तो यहीं से मिल गया, क्या मिल गया, IG G अपॉन I माइनस IG, हाँ तो ठीक है, तो ये आ गया एस विच इज IG अपॉन I माइनस IG इंटू, ठीक है, ये भी मिल गया, वो भी हो गया, दोनों हो गए, गुड। और क्या फाइंड करना था, IS, इवन सिंपलर, ये इक्वेशन नंबर 1 में डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दो IG के लिए, पुट IG इन इक्वेशन नंबर 1, so you will get IS plus IG, but IG is what, IS upon G plus S, तो I इक्वल टू, अभी शिफ्ट कर देते हैं इसको, माइनस कर लेंगे, माइनस IS अपॉन G प्लस S इक्वल टू IS, therefore IS इक्वल टू I कॉमन निकाल लो, 1 माइनस S अपॉन G प्लस S, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सॉल्व, G प्लस S माइनस S अपॉन G प्लस S, कैंसल कैंसल, तो IS इक्वल टू I G अपॉन G प्लस S मिल गया, सही है, उधर S तो इधर G, सही, गुड, और डायमेंशनली भी गुड, S इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस प्लस रेजिस्टेंस इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस इज रेजिस्टेंस, कैंसिल हो गया, ओहम, लेफ्ट हैंड साइड में करंट, राइट हैंड साइड में करंट, सही है, करेक्ट है, गुड, यहां तक क्लियर, पक्का, थोड़ा सा रिवीजन है तो फास्ट जाना पड़ेगा ना, 10 लेक्चर का अगर हम लोगों को 2 में करना है तो फास्ट होगा, तो उसको तो कुछ नहीं कर सकते। अब और एक चीज है, ये जो करंट है IG, ये किसका पार्ट था, I का, क्योंकि I टोटल करंट था, फिर एक सीधा गया, एक बाईपास हुआ, तो इसका मतलब ये कि I is some times of IG, इसका मतलब I is n times of IG, सिंपल लैंग्वेज में समझना है, अगर मेरे पास 10 रुपए थे, राइट, 10 रुपीज, मैंने उसके 5 टुकड़े किए, एक टुकड़े को सामने दे दिया, 4 को अंडर द टेबल, मेरे पास 10 रुपीज थे, 10, 5 पीसेस किए, 2 को सीधा दे दिया और 4 अंडर द टेबल, 4 ना 8, या फिर ऐसा बोल सकते हो 5 पीसेस किए, 1 पीस यहाँ पे, 4 पीस यहाँ पे, गुड, ये पीस है, पार्ट 1 into 2, 4 into 2, 2 plus 8, 10, करेक्ट, गुड, तो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, ये I अगर आपको चाहिए इन टर्म्स ऑफ IG, तो n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि IG ये I का ही पार्ट है, तो IG into some number will give you total current I, आ गया। अब हमको n फाइंड करना है, बेसिकली द आइडिया इज टू फाइंड आउट n, कैसे करेंगे, IG फाइंड किया क्या आपने, किया, तो Ni अपॉन S अपॉन G प्लस S, कैंसल कैंसल, मिल गया n, खत्म, G प्लस S बाय S हो गया। अब इसी गैल्वेनोमीटर को आपको कन्वर्ट करना है वोल्ट मीटर में, वोल्ट मीटर मेजर्स वोल्टेज, एमीटर मेजर्स करंट,
तो what will you do is you will first of all understand कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, मैंने समझ। अगर आपको करंट मेजर करना था, एमीटर में कन्वर्ट करना था, तो एक्स्ट्रा करंट को आपने पाथ दे दिया, बाईपास कर दिया। वोल्टेज जब मेजर करना होता है तो करंट को पास होने ही नहीं देना होता बेसिकली। और ये इसका एग्जाम्पल हम अभी कितनी बार किए आज। करंट 0 था तब वोल्टेज मेजर किया, राइट। तो अगर आपको वोल्टेज मेजर करना है तो करंट को पास होने ही नहीं देना। ये तो गैल्वेनोमीटर था, इसका रेजिस्टेंस क्या था, स्मॉल। फिर आपने यहाँ पे एक वेरी लार्ज रेजिस्टेंस लगा दिया सीरीज में, करेक्ट। थोड़ा बहुत तो करंट जाएगा, पूरा तो रोक नहीं सकते। कितना जाएगा, IG, करेक्ट। ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल, हियर इज VG, here is VS. Total potential is V. Current is same. Parallel में potential drops are same. Current are different. Series में currents are same, but potential drops are different. But total potential is VG plus VS. V equal to Ohm's law. VG is IgG. And this is IGS. S को लिखेंगे हम लोग RS। अभी IG क्यों लिखा, अरे सीरीज में है, सेम ही करंट जाएगा उसमें से। कभी देखा है क्या दो सीरीज में लगाया और करंट अलग अलग जा रहा है उसमें, नहीं, तो सेम करंट जाएगा, राइट। और ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू IR, तो VG इक्वल टू IG इंटू G और VS इज IG इंटू RS। IG निकाल लिया कॉमन, G प्लस, राइट, गुड। देन ये तो मिल गया, वोल्टेज मिल गया। अब क्या करना है, इसके आगे क्या फाइंड करना है आपको, RS, है ना। RS फाइंड करना है ना, या ये RS फाइंड करना है। वो RS है, तो मैं S लिख रहा हूं क्योंकि वो सीरीज में है, तो दिमाग में सीरीज है, राइट। क्या फाइंड करना है आपको, अगेन अ जोक, लुक, ये इक्वेशन यूज करो। एक काम करो, V माइनस व्हाट, IgG equal to what, IgRS। तो RS कितना आएगा, V माइनस IgG अपॉन IG। तो RS इक्वल टू V बाई IG माइनस IG बाई IG, 1 हो गया, मिल गया आपको सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू। देन इसके आगे जैसे आपने यहाँ पे लिखा था कि ये I is NIG, क्योंकि IG into some factor will give you total current, वैसे ही VG into N will give you total voltage। तो लिख दो ऐसा, V इक्वल टू N VG। आपको N चाहिए, मिल जाएगा N, कैसे, V तो फाइंड करके रखा है, यस। तो N चाहिए तो V बाय VG, बट V कितना है, IG G प्लस S। VG कितना है, IG इंटू G, हो गया, मिल गया है G प्लस S बाय G। यही आएगा, G प्लस S बाय G ही आने वाला है, वो वैसे ही होगा, वही है, डन, गुड। So that is the end of this chapter.